14 डिस्कस करते हैं। 14 एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 14 देखो। 14 क्वेश्चन नंबर पढ़ लो आप, क्या लिखा हुआ है मैं बता देता हूं, पढ़ो आप। इस तरीके से थीटा है ना, ये लिखा है टू आइडेंटिकल ब्लॉक ऑफ सेम मास आर प्लेस्ड ऑन ए फिक्स्ड वेज एज शोन इन फिगर। दोनों के मास क्या है भाई, सेम है, ऐसे करके मास है। क्लियर है बात। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ऑल द सरफेसेस म्यू, इन दोनों के बीच भी म्यू है और वेज और इसके बीच में क्या है, म्यू है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या, फॉर मोशन एट एनी सरफेस थीटा शुड ग्रेटर देन दिस, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज मोर देन एक्सेलरेशन ऑफ बी in the downward direction. Acceleration of block A will be less than acceleration of block B in downward direction. Two blocks A and B move with same acceleration. देखो जरा, ये दो ब्लॉक्स हैं A और ये है B, ये A है ये है B है। अब इनमें से एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा, A का ज्यादा होगा या B का ज्यादा होगा, ये अपने को बताना, या दोनों का एक साथ होगा, ये बताओ। तो देखो समझो बात को कि हम इसे कैसे मान लेंगे, हमें ये तो नहीं पता कि इन दोनों के बीच स्लीपिंग हो रही है या नहीं हो रही, बात समझ में आई। तो सबसे पहले हम इसमें यही मानेंगे कि हमारा जो दोनों ब्लॉक हैं वो सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, समझे ना। तो सबसे पहले यही मानते हैं, टू ब्लॉक सिस्टम में हमें नहीं पता कि स्लिपिंग हो रही है नहीं हो रही है, हम तो क्या मानेंगे कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं, है ना, ऐसे करके मान लीजिए ऐसे चल रहे हैं। तो जब चलेंगे तो यहाँ पे तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू लगेगा, है ना, तो ये है थीटा। तो इसे चलने के लिए, ये तो एक ब्लॉक बन गया 2m का, यह फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है। इसे चलने के लिए क्या होना चाहिए, tan थीटा, है ना, थीटा शुड ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू होना चाहिए यदि ये चल रहा है तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया कि थीटा यदि लेस देन है 9, हाँ एक मिनट हाँ, पहला ऑप्शन क्या है, फॉर मोशन एट एनी सरफेस थीटा शुड लेस देन tan इनवर्स म्यू। नहीं, थीटा अगर जो tan इनवर्स म्यू से कम है तो फिर तो कोई भी मोशन नहीं होगी। मोशन होने के लिए, फॉर मोशन दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरी बात, अब हम इन दोनों को जब साथ साथ में मान के चलेंगे तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। ये बात समझ में आती है नहीं, जो दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों साथ साथ चलेंगे। क्लियर है क्या बात, दोनों साथ साथ चलेंगे, ठीक है। अब यहां देखो, जब दोनों साथ साथ चलेंगे तो हम इसमें ये देखेंगे कि इस पर ऊपर वाले पर फोर्स कितना लगेगा। ऊपर वाले पे यदि हम फोर्स देखेंगे तो पहले तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन, हम इन दोनों सरफेस के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा वो म्यू एफ जी cos थीटा होगा। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लें हम, बोलो। क्लियर है क्या साइना? हाँ, म्यू एम जी cos थीटा होगा। तो ए ब्लॉक को देखो, तो ए ब्लॉक को चलने के लिए रिक्वायर्ड फ्रिक्शन की आवश्यकता कैसे होगी,
बोर्ड पे देखो, ये है मास m ऐसे करके, तो इस मास m पे एक तो इधर फोर्स लगेगा mg sin थीटा, सही है भाई, और फ्रिक्शन कितना है, फ्रिक्शन कितना है, फ्रिक्शन लगेगा इधर की ओर, बोलो नीचे की ओर लगेगा इसे, क्योंकि ये वाला ब्लॉक इसे नीचे ले जाएगा। आगे बात समझ में, तो ये लग गया फ्रिक्शन। और एक्सेलरेशन कितना है इसका, a। तो देखो, तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन मान लेते हैं, नीचे की ओर लगा देंगे F net is equal to ma। तो F net कितना लग रहा है, एक तो mg sin थीटा, सही है बात, प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू m इंटू a की वैल्यू कितनी है, g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। आ गई बात समझ में, ये है, तो mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, सही है क्या बात। तो mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन, इससे ये कट जाएगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू माइनस म्यू mg cos थीटा आ गई। इसका मतलब यदि आप इसे एक्सेलरेशन से चलाना चाह रहे हो, तो इस पे जो एक्सेलरेशन लगेगा, इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा भाई, यानी कि इसे रोकेगा ये फ्रिक्शन, समझे ना, और पूरा पूरा फ्रिक्शन लग रहा है इस पे। पहले की डायरेक्शन सही थी, वो एन वाला ब्लॉक नीचे शिफ्ट करेगा तो ऊपर वाला उस पे राइट की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा और वो रिएक्शन दूसरी तरफ लेफ्ट पे जाएगा। हाँ, है ना। तो नीचे वाले ब्लॉक को देखेंगे हम, तो नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन क्या लगेगा, नीचे लगेगा, और यहाँ पे फ्रिक्शन क्या लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा ऐसे। इसे Fr1, दोनों सरफेस के बीच में Fr1, और इसे क्या मान लेंगे हम, Fr2 मान लेंगे। क्लियर है क्या बात, ये है ना। तो फ्रिक्शन जो लगेगा ऊपर की ओर लगेगा, और इधर लग रहा है mg sin थीटा, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा बॉडी का, एक्सेलरेशन g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा ही होगा, सही है ना। तो दोनों ये साथ साथ ही चलेंगे, क्योंकि जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन के जस्ट बराबर है ना। और यदि आप इस वाले ब्लॉक की मोशन को देखोगे, इस वाली ब्लॉक की मोशन को, तो इसमें क्या लगेगा, एक mg sin थीटा लगेगा, है ना। तो यदि मैं इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहूं, तो mg sin थीटा प्लस Fr1 माइनस Fr2 इज इक्वल टू ma। तो mg sin थीटा फ्रिक्शन Fr1 क्या लगेगा, म्यू mg cos थीटा माइनस Fr2 क्या लगेगा, Fr2 लगेगा, अरे इसके बीच में 2 म्यू mg cos थीटा, है ना। तो ये लगेगा 2 म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू ma। तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू ma। तो m से m कट जाएगा, तो एक्सेलरेशन g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा होगा इस केस में, म्यू mg cos थीटा। ये सर अभी ये 2 वाले ब्लॉक के लिए मैक्सिमम जो है 2 म्यू mg cos थीटा, क्योंकि स्लीपिंग हो रही है ना बेटा, इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में स्लीपिंग हो रही है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन ही लेना पड़ेगा हमें। ओके यस।
ठीक है भाई, चलो ये तो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो आप। स्प्रिंग भी है इसमें, तो बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। Yes. दूसरा क्या है 15, टू ब्लॉक ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर कनेक्टेड विद ए मासलेस। क्वेश्चन नंबर 15 में यहां से लिखते हैं 15, टू ब्लॉक्स ऑफ मास m1 and m2 are connected with a massless undeformed spring placed over a plank moving an acceleration a। ये plank है और ये acceleration a से move कर रहा है। The coefficient of friction between the blocks and platform, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये वाला प्लेटफॉर्म तो acceleration a से move कर रहा है और इन दोनों के बीच में coefficient mu है, इन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट mu है। सही है। स्प्रिंग विल बी स्ट्रेच्ड इफ A is greater than mu g। स्प्रिंग विल बी compressed if A is less than mu g। स्प्रिंग will be neither compressed nor be stretched। Spring will be in its natural length under all condition only if initial velocity of blocks are। Spring will be in its natural length under all conditions only if initial velocity of blocks are same। हाँ भाई, हाँ बताओ जरा। बोलो बोलो। बोर्ड पे देखो। एक बार मैं 1 मिनट देता हूं, आप इसे समझो, क्वेश्चन को, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो और समझो कि क्या पूछ रहा है। हाँ भाई, चलो बोर्ड पे देखो। आप क्या करोगे, आप इस प्लेटफॉर्म पे बैठ जाओ, यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे बैठ जाओगे तो प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन क्या है, एक, तो आपको इस पे एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। ये सिस्टम बना लिया आपने और ये m2, सही है बात। तो इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा। प्लेटफॉर्म और लंबा बना देता हूं मैं, ऐसे आप प्लेटफॉर्म पे बैठे हो और यहां देख रहे हो। जब आप इस पे देखोगे तो आप इस पे क्या लगाओगे, सूडो फोर्स। कितना लगाओगे, ma। और इस पे भी कितना लगाओगे भाई, ma। बात समझ में आ रही है साइना। दूसरी बात देखो, यदि आप इसे एक सिस्टम मान लोगे, ऐसे करके सिस्टम मान लोगे, तो इस सिस्टम पर फोर्स लगेगा इधर की ओर। कितना लगेगा, टोटल फोर्स कितना लगेगा भाई, 2m पे 2ma। और इधर की ओर फ्रिक्शन लगेगा और इधर की ओर फ्रिक्शन लगेगा। बात समझ में आई। मान लेते हैं, और फ्रिक्शन जो मैक्सिमम लगेगा, एक मिनट, ये तो m1 प्लस m2 है ना, तो जो फोर्स लगेगा वो लगेगा m1 प्लस m2a। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर फ्रिक्शन F1 और फ्रिक्शन F2 मान लेते हैं। मैक्सिमम फ्रिक्शन जो होगा वो कितना होगा, म्यू m1g होगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन जो होगा वो म्यू m2g होगा।
कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है भाई। अब यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे बैठ गए और इसे देख रहे हो तो इस सिस्टम पे फोर्स लगेगा, तो इस पर एक पीछे की ओर फ्रिक्शन भी लगने लगेगा। बात समझ में आई? तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा भाई? मैक्सिमम टोटल सिस्टम पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो म्यू m1 प्लस m2 इंटू जी होगा। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखो, तो ये सिस्टम इसके रिलेटिव में मोशन कब किस स्थिति में करेगा? वेरी गुड। मैक्सिमम फ्रिक्शन से रोकने वाले फ्रिक्शन से ये स्यूडो फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो करने लगेगा m1 प्लस m2 a इज ग्रेटर देन म्यू m1 प्लस m2 g। इसका मतलब ये कट जाएगा और a शुड ग्रेटर देन म्यू g। तो ये दोनों ब्लॉक चलने लगेंगे इसके रिलेटिव में, है ना? ऐसे लिख देता हूं, दोनों ब्लॉक both block will move, both block will move with same acceleration। बात समझ में आती है नहीं भाई? दोनों के एक्सेलरेशन क्या होंगे? सेम ही होंगे। समझ में आई बात? with same acceleration। बात सही है, बिल्कुल सही है। तो यदि ये रेस्ट से, दोबारा से बोलना, देखो इसका एक्सेलरेशन a1 मान लो, इसका एक्सेलरेशन a2 मान लो। a1 a2 की वैल्यू निकालना जरा। a1 की वैल्यू आएगी m1a माइनस म्यू m1g अपॉन m1। तो a1 आएगा a माइनस म्यू जी। बात समझ में आ रही है नहीं? और a2 भी कितना ही आएगा? a माइनस म्यू जी आएगा। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात, मैं यदि लिख दूं a is less than म्यू जी, then block will at rest। नहीं आई बात समझ में? तो जब ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे, आप यहां से खड़े होकर के देख लो, ये भी रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे है, तो इस स्प्रिंग में कंप्रेशन या इलोंगेशन होगा या नहीं होगा? नो कंप्रेशन एंड इलोंगेशन। बात बिल्कुल सही है। तो आप ये बताओ, जब a इज ग्रेटर देन म्यू जी होगा तो क्या स्प्रिंग में कंप्रेशन इलोंगेशन होगा या नहीं होगा? वेरी गुड। दोनों का डिस्प्लेसमेंट समान समय में समान होगा, तो इनके बीच के रिलेटिव डिस्टेंस नहीं बदलने की। जब रिलेटिव डिस्टेंस नहीं बदलने की तो नो कंप्रेशन नो इलोंगेशन। तो आप इसके नीचे यहां पे लिख लेना, इफ a is greater than mu g, there will not relative separation will not change। relative separation will not change, इसलिए नो कंप्रेशन नो इलोंगेशन, नो इलोंगेशन। आगे क्या बात समझ में? सही है। तो spring will be natural length under our condition only if initial velocity of blocks are same। ध्यान से देखो, इसके बीच में, हाँ, अगर जो मान लिया इन दोनों की वेलोसिटी अलग अलग हो जाती, इनिशियल वेलोसिटी अलग अलग हो जाती, जैसे इसकी ज्यादा होती है और इसकी कम। बोर्ड पे देखो इधर, मान लिया इसकी है 10 मीटर पर सेकेंड और मान लिया इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन दोनों के एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एक्सेलरेशन तो दोनों के सेम ही होंगे, सही है। तो ये वाला जो ब्लॉक है m2 इससे पास आ जाएगा। तो इसमें अलग-अलग हो जाएगी। हाँ, तो अगर जो अलग अलग वेलोसिटी होगी तो कंप्रेशन और इलोंगेशन पॉसिबल है, बस यही कंडीशन। तो बहुत ही अच्छा सवाल है ना। हाँ बेटा, इसमें हम लोग स्प्रिंग फोर्स नहीं लेंगे। दोबारा बोलना। तो जब हमने इसका एलबीडी बनाया उसमें हमने सिंगल फोर्स लगाया, फ्रिक्शन लगाया, हाँ, तो ये स्प्रिंग है तो स्प्रिंग फोर्स भी लगना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैंने दोनों को सिस्टम मान लिया, दोनों को एज ए सिस्टम मान लिया ऐसे करके। तो स्प्रिंग में सर जब आपसे निकाले हमने ब्लॉक्स को सेपरेट, दोबारा से बोलना। अरे हमने A1 A2 सेपरेटली भी निकाल के देखा था ना। हाँ, सेपरेट भी निकाल तो स्प्रिंग फोर्स जीरो होगा इनमें, स्प्रिंग फोर्स इस स्थिति में जीरो होगा, क्यों सर? क्योंकि ध्यान से देखो, यदि मैं स्प्रिंग को हटा दूं तो जब स्प्रिंग को हटा भी दूंगा तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगी ही नहीं किसी भी स्थिति में, है ना। दोनों के बीच में या तो a इज लेस देन म्यू जी होगा तो ब्लॉक रेस्ट पे रखे रहेंगे, तो भी इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगी तो स्प्रिंग फोर्स नहीं आएगा। यदि a ग्रेटर देन म्यू जी हो भी गया तो दोनों के एक्सेलरेशन सेम होंगे और तब भी रिलेटिव मोशन नहीं होगी, तो स्प्रिंग फोर्स तो आएगा ही नहीं। स्प्रिंग फोर्स तभी तो आएगा जब कंप्रेशन और इलोंगेशन होगा। ओके, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है जब इनकी इनिशियल वेलोसिटी डिफरेंट हो, सही है भाई। यस सर। कॉपी कर लो समझ समझ के। अच्छा, तो ये तो पार्ट खत्म ही हो गया, मतलब पूरा है। चलो साफ कर दूं। यस सर। ठीक है, अब ये देखो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन तो मैंने करा दिया था आपको, बेटा करा दिया था नहीं कराया था? यस सर, किया था सर। ऐसा कुछ नहीं, यही सवाल कराया था मैंने, आप अपनी कॉपी में देख लेना। हाँ। यही से किया था। हाँ, यहीं से किया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पढ़ो सवाल नंबर 2। चलो मान लेते हैं बॉल है ऐसे, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, पूरा सवाल पढ़ देता हूं मैं, लिख लो आप। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज पुश्ड अगेंस्ट ए रफ वर्टिकल बॉल विद ए फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। 30 न्यूटन का ऐसा फोर्स लगा दें। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज
0.5, बिल्कुल सही बात है। Another horizontal force of 15 Newton is applied on the block in a direction parallel to the wall. What is the acceleration of the block? अब देखो, एक 15 न्यूटन का फोर्स पैरेलल टू द वॉल और लगा रहे हैं, तो आपको एक्सेलरेशन बताना है। बात समझ में आ रही है नहीं? देखो ध्यान से, ये मान लिया वॉल है और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो एक तो फोर्स हम इस पे, ये वॉल है, एक तो फोर्स हम लगा रहे हैं ऐसे ऐसे करके यू, ये कितने न्यूटन का है? 30 न्यूटन है ना, और एक पैरेलल टू द वॉल लगा रहे हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक तो ऐसे लगा रहे हैं अगेंस्ट द वॉल, एक पैरेलल टू द वॉल, और ये कितना है? 15 न्यूटन। बात समझ में आई? तो अब हाँ, इस पे ऐसे लगा रहे हैं 15 न्यूटन का, तो मैं फ्रंट व्यू बनाऊंगा, तो इधर देखो, तो एक तो इस पे 2G लगेगा ऐसे नीचे की ओर, और फ्रिक्शन की डायरेक्शन देख लेंगे अभी, और एक 15 न्यूटन लग रहा है ऐसे। तो देखो ध्यान से, यदि मैं इसका इधर से देख, पढ़ो पैरेलल क्या है? पैरेलल टू द वॉल, अनदर हॉरिजॉन्टल फोर्स। कैसा फोर्स है? हॉरिजॉन्टल। ये वॉल है, ये वॉल है, एक तो ऐसे लगा रहे हैं, एक तो ऐसे लगा रहे हैं 15 न्यूटन 30 न्यूटन का, और एक ऐसे लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू द वॉल। सही है? तो यदि मैं इसे ऐसे देखूंगा, ऐसे, यदि मैं ऐसे देखूंगा, तो ध्यान से देखो, एक तो इस पे 2G ऐसे लगेगा, है ना, और एक इस पे अंदर लगेगा 15 न्यूटन। क्रॉस का मतलब है अंदर, क्रॉस का मतलब होता है अंदर, और डॉट का मतलब होता है बाहर, ये होता है आउटवर्ड, और क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड। ये ध्यान रखना, सही है? और एक कितने न्यूटन? ये है 30 न्यूटन का फोर्स, इनटू है 30 न्यूटन, और ये है 15 न्यूटन का फोर्स। बात समझ में आई? तो ये तो हो गया 20 न्यूटन मान लिया। मैक्सिमम फ्रिक्शन जो होगा भाई, नॉर्मल तो इस पे ऐसे लगेगा, नॉर्मल यू लगेगा, तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन, वो कितना होगा? म्यू एस इनटू एन। तो म्यू एस कितना हो गया? 0.5, एन कितना हो जाएगा? 30, यानी 15 न्यूटन। बोलो, तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो लगने लगेगा 15 न्यूटन। क्लियर है क्या बात? बोर्ड पे देखो, आप मान लेते हैं हम ये हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगाते, ऐसे वाला फोर्स, यानी ऐसे वाला फोर्स नहीं लगाते, तो क्या होता बताओ? बिल्कुल सही बात है। और फ्रिक्शन किधर लगता भाई? फ्रिक्शन इस पे ऊपर की ओर लगता है, ऐसे लगता नहीं लगता? लेकिन अब ध्यान दो, अब हमने जब इस पे ऐसे फोर्स लगा दिया, एक तो 20G 2G ऐसे लग रहा होगा, एक 15 न्यूटन ऐसे लगेगा, तो ये ब्लॉक जो है किधर की ओर जाएगा? किधर की ओर जाएगा भाई? ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, है ना? तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, ये तो 15 न्यूटन ऐसे लगा देंगे हम, है ना, और ये 2G का मतलब 20 न्यूटन, तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, F रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, यानी 400 प्लस 225, यानी कि 625। तो 25 625, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया भाई? 25 न्यूटन। तो ये जो ब्लॉक है भाई, देखो ये वाला ब्लॉक
कैसे मोशन करेगा इस स्थिति में, तो यू मोशन करता। अब इस स्थिति में ये ऐसे मोशन करेगा। तो ये बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा, फिर स्लीपिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा इधर की ओर। बात समझ में आ रही है नहीं, है ना? ये लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन इट वुड बी द मैक्सिमम काइनेटिक फ्रिक्शन, या देखो म्यू एस की वैल्यू दे रखी है, इसे ही काइनेटिक मान लेंगे, इसे स्टैटिक मान लेंगे, है ना? तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा 15 न्यूटन। बात समझ में आई? तो रिजल्टेंट फोर्स एक तो बॉडी पे लगेगा इधर 25 न्यूटन का फोर्स, और उसके जस्ट अपोजिट में लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन 15 न्यूटन का फोर्स। तो एक्सेलरेशन सिस्टम का किधर आएगा, इधर की ओर आएगा। तो क्या लगा देंगे, F net is equal to MA 25 minus 15 is equal to 2A, 10 is equal to 2, A is equal to 5 meter per second square along this direction. तो बड़ी 15 न्यूटन का जो अंदर की तरफ फोर्स लगा था उसका डायग्राम थोड़ा फीलिंग बड़ा होता है, तो बनेगा कैसे? ये वाला 15 न्यूटन, हाँ ये इससे थोड़ा समझ नहीं आ रहा, मार्शल की तरफ थोड़ा एक मिनट देखो, बोर्ड पे देखो। बेटा ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक, ये वॉल है, ये ब्लॉक है। एक तो हमने इस पे ऐसे लगा दिया, ये कितना है बताना, 30, और एक ऐसे लगा है यू, कितना 15 न्यूटन। तो इसे हम आगे दिखा सकते हैं ना, थोड़ा सा खींचने वाला फोर्स भी, समझे ना? तो और एक तो ये 2G लग रहा है, ये ग्रेविटी का फोर्स, और एक ये लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट ये नहीं आएगा, तो ये यू भागेगा।
क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3। एक ही ट्रक है ना? ट्रक इस प्रकार से है, ये ट्रक के टायर है, ये धरती है और इसका एक्सेलरेशन दे रखा है ट्रक का। यहाँ पे मान लिया ड्राइवर बैठा है और एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक 40 केजी का ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पे 40 केजी का ब्लॉक रखा हुआ है और इस एंड से इसकी दूरी 5 मीटर। आई बात समझ में? द रियर साइड ऑफ ए ट्रक इज ओपन, rear side of the truck is open and a box of 40 kg mass is placed 5 meter away from the open end as shown in figure. The coefficient of friction between the box and the surface below it is 0.15. On a straight rod, the truck is start from rest with acceleration 2 meter per second square. Find the distance traveled by the truck by the time box fall from the truck. ये क्वेश्चन, हमें ट्रक के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है जब ये इस पे से गिर जाए। तो बोर्ड पे देखो, आप क्या करोगे, आप इस ट्रक पे बैठ जाओगे, यहाँ पे बैठ जाओगे, सही है? और जब आप यहाँ पे बैठ जाओगे तो इसका एफबीडी बनाओगे, तो एफबीडी पे कितने फोर्स लगेंगे? 40 जी और एक नॉर्मल। उसके बाद क्या लगेगा भाई? ट्रक का एक्सेलरेशन इधर है तो सूडो फोर्स किधर लगेगा? में तो फ्रिक्शन लगेगा इधर। बात समझ में आ रही है भाई? तो एक्सेलरेशन ए डैश मान लूं, लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ट्रक एफबीडी ऑफ ब्लॉक। तो मैं यहां पे बना लेता हूं दोबारा से। एक तो यहां 4G लगेगा, है ना, 40G, एक नॉर्मल, एक खींचने वाला सूडो फोर्स और एक रोकने वाला काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है? तो जो फ्रिक्शन होगा वो म्यू इनटू एन होगा। तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो एक्सेलरेशन है ये किसके रेस्पेक्ट में है बेटा? ट्रक के रेस्पेक्ट। किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू ट्रक। तो आप एफ नेट इज इक्वल टू एम ए डैश लगाओ, है ना? एफ नेट कितना लगेगा? एफ नेट लगेगा एम ए माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए डैश। पहले ये बताओ, ये बात समझ में आती है यहां तक की? है ना? साफ लिख देते हैं, एम ए माइनस एफ के इज इक्वल टू एम ए डैश। ए डैश इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू द ट्रक। तो एम कितना है? 40। इसका एक्सेलरेशन कितना था? 2 माइनस, हाँ भाई, ये और मैं ज्ञात कर लूं 0.15 इंटू 40G। नॉर्मल कितना होगा? 40G के इक्वल, है ना? तो 15 चौका 60 न्यूटन। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन आया है वो आया 60 न्यूटन। तो 60 माइनस 40 इंटू ए डैश। बात समझ में आ रही है? 4 दूनी 80, 60 इज इक्वल टू 40। तो ए डैश आ जाएगा 20 अपॉन 40 इज इक्वल टू 1/2, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आई? लगाते हैं तो उसके बाद जो एक्सेलरेशन आती है वो तो मतलब ग्राउंड आती है। क्यों? जब आप यहां से खड़े होकर के इसे देख रहे हो, मैंने इसलिए लिख दिया था with respect to truck observe the block, so therefore you have to make
एफबीडी ऑफ द ब्लॉक किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू ट्रक। तो विद रेस्पेक्ट टू ट्रक एक ही एक्स्ट्रा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि आप नॉन इनर्शियल में हो। तो आप यहां से देख रहे हो तो जो इसका एक्सेलरेशन ए डैश है वो किसके रेस्पेक्ट में है, ट्रक के। तो ये जो आया ये ट्रक के रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में से सॉल्व ही नहीं कर सकते इसे आसानी से। अब ट्रक के रेस्पेक्ट में इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी भाई, 0। और कैसे भागेगा, ऐसे भागेगा। तो कितनी देर में जाकर के गिर जाएगा ये, 5 मीटर। तो s बराबर ut प्लस हाफ ad स्क्वायर लगा दें। तो u तो है 0, 5 इज इक्वल टू हाफ a डैश t स्क्वायर। तो कितना जाएगा, 5 दूनी 10, a डैश की वैल्यू कितनी है, 1/2 इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू √20 टू √5 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। मतलब टाइम आ गया, टाइम। तो इतने समय के बाद ये 40 किलो का ब्लॉक इस ट्रक में से गिर जाएगा। जब कॉपी कर लो यहां तक तो बता दे। अब ये कह रहा है कि इतनी दूर में जब ये गिरने वाला होगा तो ट्रक कितना आगे चल चुका होगा यदि ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। तो डिस्टेंस ट्रेवल यहां लिखेंगे, देयरफॉर इन दिस टाइम डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रक ट्रेवल्ड बाय ट्रक कितने डिस्टेंस कवर करेगा, s बराबर ut प्लस हाफ ad स्क्वायर। तो u तो 0 है, s बराबर 0 प्लस हाफ। एक ही जगह क्या लिखूं भाई बताओ जरा, टू, क्योंकि ट्रक के लिए लिख रहे हैं ना हम 2 इंटू टी स्क्वायर। और t कितने समय में, टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 20। तो s इज इक्वल टू ये कट गया टी स्क्वायर और टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी भाई 20 मीटर। तो ट्रक कितनी दूरी चलेगा भाई 20 मीटर चल। तो सही सवाल है, मतलब ये टफेस्ट सवाल है, ध्यान रखना थोड़े थोड़े। कर लिया बेटा कॉपी, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर काफी अच्छा है। पहले मैं बना देता हूं क्वेश्चन, फिर आप पढ़ना। ये है 4 नंबर, ये क्षेत्र है ना भाई, ये वॉल है, ये 4m का मास है, ये m, ये इसके ऊपर जा रहा है, यह एक पुली है, ये हिंज है और यह मास है। इसका नाम 3 है, इसका नाम 1 है, इसका नाम 2। बात समझ में आई? पढ़ लो एक बार सुनो। इन द फिगर ब्लॉक 1 हैज 1/4 मास एंड 1/4 लेंथ ऑफ ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 जो है इसका मास कितना है भाई 4m और इसकी लेंथ कितनी है भाई, इसकी लेंथ है l। तो ब्लॉक 1 का जो मास है वो m है और लेंथ है 1/4। सही है? नो फ्रिक्शन बिटवीन 4m एंड ग्राउंड। सही है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू के। इन दोनों के बीच में
जो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन है म्यू के है। द डिस्टेंस ब्लॉक टू मूव व्हेन ओनली half of the block 1 is still on the block 2 is and mu k L upon 8 2 minus 3 mu k. You have to find n. This is the distance traveled by the block जब ये इस पे half of the block गिरने से पहले। एक मिनट देता हूं इसे सवाल को समझने के लिए, आप समझने की कोशिश करो। समझ लिया? देखो ध्यान से, ये देखो, यानी कि यहां पर तो कोई फ्रिक्शन नहीं है इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में, यहां फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन कितना है? काइनेटिक। यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन है तो दोनों के बीच में क्या होगी? स्लिपिंग होगी। तो यहां से मैं इसे हटा देता हूं। तो जब स्लिपिंग होगी तो यदि मैं 4m का एफबीडी बनाऊंगा तो 4m पे कितने फोर्स लगेंगे भाई? एक तो 4mg। चलो ऐसे मत देखो, ये देखो फ्रिक्शन जो लगेगा यहां पर इन दोनों के बीच काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और ये जो ऊपर वाला ब्लॉक होगा इस पे एक तो टेंशन T लगेगा। मान लीजिए स्ट्रिंग में टेंशन कितना है? T है, और फ्रिक्शन इस पे किधर लगेगा? ये लगेगा। बात समझ में आ रही है नहीं? क्लियर है बात? ठीक है। तो ब्लॉक 2 का एक्सेलरेशन, ब्लॉक 2 का एक्सेलरेशन निकाल सकते हो आप। कैसे? अरे इसे a डैश मान लो, इसे a डैश मान लूंगा तो F नेट इस पर टू m लगा दो। F नेट कितना है? म्यू के इंटू m की जगह क्या रखूं? 4m इंटू a डैश। बात समझ में आ रही है? जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो म्यू इंटू n, और n की वैल्यू कितनी होगी? mg। इसमें कोई डाउट? तो म्यू mg इज इक्वल टू 4m इंटू a डैश, तो a डैश हो जाएगा म्यू g अपॉन 4। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ 4m ब्लॉक। ठीक है, अब क्या करोगे? मैं थोड़ा चित्र बड़ा बनाऊंगा इसका 4m का, और मैं यहां पे बैठूंगा। सही है? तो यदि मैं 4m को इस m का एफबीडी बनाऊंगा, ध्यान से देखो ऐसे यूं करके, mm है, सही है? तो एक तो यहां पर इसके रेस्पेक्ट में देखूंगा तो एक तो यहां पे लगेगा mg, बोलो सही है? और क्या लगेगा? जब आप इस पे बैठ जाओगे 4m पे तो क्या लगेगा? एक सूडो फोर्स। बोलो सूडो फोर्स कितना होगा? m इंटू a डैश।
साथ में क्या लगेगा, एक काइनेटिक फ्रिक्शन। ये बताओ। Yes. तो ये ब्लॉक इधर जाएगा ए से और ये ब्लॉक ए से जाएगा। बात समझ में आई? किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू ब्लॉक 2, है ना। लेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 कितना आएगा भाई? ब्लॉक 1 इज Friction plus MA dash is equal to MA. हाँ, नहीं नहीं नहीं, इस दोनों ब्लॉक को देखो ना, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3। तो acceleration में इनका G आ जाएगा। जी आ रहा है? जी कैसे आ रहा है? मेरे को एक बार चेक करने दो। हाँ हाँ, एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि ऐसा है ना, इसके रेस्पेक्ट में हमने इसका एक्सेलरेशन ए माना, तो इसके रेस्पेक्ट में हमने ए माना, तो एक तो जब हम इसे देखेंगे इसका सेक्शन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें इसमें। अरे यार, थोड़ा एक मिनट, थोड़ा सा चेंज करेंगे, दूसरे तरीके से करेंगे, कभी आंसर गलत आ जाए, है ना। एक मिनट देखो ध्यान से, सूडो फोर्स से नहीं करते आप इसे, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो इस सिस्टम को और इस सिस्टम को, है ना। कंसीडर, ऐसे लिखेंगे, कंसीडर ब्लॉक 2 एंड 3 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यदि आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो इसमें खींचने वाला फोर्स कितना होगा? mg, और रोकने वाला फोर्स कितना होगा? Fk, है ना। तो एक्सेलरेशन इसका कितना हो जाएगा? a, और इसका हो जाएगा a। तो ध्यान से देखो, तो F net इज इक्वल टू ma लगा दो, तो खींचने वाला फोर्स mg माइनस Fk इज इक्वल टू 2m into a। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? वेरी गुड। तो mg माइनस म्यू mg, काइनेटिक फ्रिक्शन तो यही होगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा 1 माइनस म्यू g बाय 2। बोलो, तो ये किसका एक्सेलरेशन आ गया? ब्लॉक m का एक्सेलरेशन आ गया। बात समझ में आई नहीं? कॉपी कर लो पहले यहां तक, क्योंकि मेरे को साफ करना पड़ेगा। हाँ भाई, अब बोर्ड पे देखो, तो मैं अब यहां पे बनाता हूं चित्र थोड़ा सा। अब ये देखो, ये 4n का ब्लॉक है, सही है।
और इस पे ये m का ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन जो है वो a डैश है और इसका एक्सेलरेशन a है। तो आप बता सकते हो किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, 4m का या m का? नहीं पता लग रहा? सुनो मेरी बात, ये तो मैं वैल्यू रख के भी देख सकता हूं, लेकिन आप ये बताओ जब ये चलेगा तो m वाला ही तो इसे चला रहा है। Yes. ये वाला फ्रिक्शन कौन लगा रहा है, m। तो पहले तो m ही चलेगा, नहीं तो 4m चलेगा। तो ऑब्वियसली m का जो एक्सेलरेशन होगा 4m के एक्सेलरेशन से ज्यादा होगा, सही है। तो अब देखो ये तो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन, समझे। अब मैं अगर जो एक के ऊपर बैठ जाऊं, जैसे मान लिया ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था और ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका एक्सेलरेशन m का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू 4m, m का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू 4m कितना होगा बताओ, a माइनस a डैश। बात समझ में आ रही है नहीं? Yes. तो a माइनस a डैश कितना आएगा, a कितना था ये 1 माइनस म्यू बाय 2 इंटू जी माइनस म्यू जी बाय 4, है ना। तो मैं रफ में कैलकुलेट कर देता हूं, आप डायरेक्ट लिख लेना 4 2g माइनस 2 म्यू जी माइनस म्यू जी, यानी 2 माइनस 3 म्यू जी अपॉन 4। तो ये एक्सेलरेशन आएगा 2 माइनस 3 म्यू बाई 4 इंटू जी। बात समझ में आई? Yes. तो जब आप 4m पर चढ़ जाओगे और इसे देखोगे तो ये रिलेटिव एक्सेलरेशन आ गया ऐसे करके। क्लियर है बात? अब ध्यान से देखो, अभी हम यहां बनाएंगे चित्र, कैसे कि ब्लॉक यहां पे था m और इसकी लेंथ कितनी है भाई, इसकी लेंथ है 4l, इसकी तो लेंथ है l और इसकी लेंथ कितनी है l/4, क्वेश्चन में दे रखा है, समझे ना। Yes. तो इसके रेस्पेक्ट में ये कह रहा है कि ये तो हो गई L, है ना, ये कह रहा है कि ब्लॉक M ऐसी कंडीशन आ जाए तो U कितनी देर में होगा, U बराबर 0 से चलेगा, है ना। तो यहां पर तो T बराबर 0 पे था तो टाइम निकालेंगे यहां से। तो ये बताओ ये वाली जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट पहले तो यहां पर थी ये वाला पॉइंट, अब यहां पर हो गया, तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी इस वाले पॉइंट ने, कितनी? अरे यहां पे था ये, यहां से स्टार्ट हुई मोशन और ये आधा इस पे रह जाता है, समझे। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ध्यान से देखो, ये तो l/4 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 और ये कितनी है l/8, तो कितनी हो जाएगी 3l/4 प्लस ये तो 3l/4 हो जाएगी और ये डिस्टेंस हो जाएगी l/8। क्लियर है क्या बात? तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी इसने, s = ut प्लस हाफ a रिलेटिव इनटू t² लगा देंगे। तो इसका एक्सेलरेशन कितना था, m का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ये था, तो u तो 0 लगा देंगे, हाफ a की जगह 2 माइनस 3 म्यू अपॉन 4 और a रिलेटिव का a रिलेटिव इनटू t²।
तो ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कितनी है बेटा? डिस्टेंस है 3l/4 प्लस l/8 s, तो ये हो जाएगी 8 6l/l, तो 7l/8, तो डिस्टेंस s हो गई। तो है ना, s कितना हो गया? s हो जाएगा 7l/8 इज इक्वल टू 2 - 3 μ अपॉन 8 इंटू टी स्क्वायर। तो ये कट गया, तो टी स्क्वायर कितनी हो जाएगी भाई? टी स्क्वायर हो जाएगा 7l अपॉन 2 - 3 μ। क्लियर है क्या बात? तो इतने टाइम में ये ब्लॉक ए पोजीशन से बी पोजीशन तक पहुंच जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? 4m का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो 4m के लिए लगा देंगे। तो 4m का एक्सेलरेशन कितना था? μg/4, 4m का था, तो 4m ब्लॉक क्या लगाएंगे? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एड स्क्वायर। u तो 0 था, तो इसकी जो डिस्टेंस डबल है वो कितनी आएगी? 0 प्लस a की जगह μg/4 इंटू टी स्क्वायर की जगह 7l अपॉन 2 - 3 μ। तो कितना जाएगा भाई? 7μgl अपॉन 8 2 - 3 μ, ये आंसर आएगा। अब उसमें देख लो जरा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। क्वेश्चन में जो h डैश दे रखा है वो n म्यू g कहां से आ गया इसमें? अरे हाँ, g यहां पे रह गया, ये g रह गया, ये g है ना, तो यहाँ पे 1/g आएगा, है ना, तो यहाँ पे 1/g आएगा, तो g से g कट जाएगा। और क्वेश्चन में 7 के l अब n 8 2 - 3 μ दे रखा है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? n की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 7। बिल्कुल सही। ये मतलब काफी टफ सवाल है।
हामिस है ना? समझ में आई बात? कुछ नहीं? दोबारा से तो नहीं एक्सप्लेन करना। नहीं। इतनी देर कैसे लगा दी? सॉरी सर। मैं कहूँ इतनी देर क्यों लगा दी कॉपी करने में? हाँ ये तो बात है, मतलब ये बहुत लंबा था इसलिए मैंने साफ भी नहीं करा था, है ना, क्योंकि काफी टफ सवाल है। इसमें जरा सी भी गलती हो जाएगी तो आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है, ये साफ कर दूं? वेरी गुड। अब देखो, अब फिर से क्वेश्चन आया है हमारे पास, ब्लॉक पे ब्लॉक रखा है, क्वेश्चन नंबर 5, इसे पढ़ो। In the given situation, it is known that when release the block slide, when release the block slide, find the time when the small block will fall off from the larger one. The size of M is very small as compared to this. Question number 5, देखो भाई, एक ये इंक्लाइन है और इसके बीच में जो कोफिशिएंट है वो म्यू दे रखा है, और एक बहुत छोटा सा ब्लॉक है ना भाई, बहुत छोटा सा ब्लॉक, इसका मास m है नहीं, और इस छोटे से ब्लॉक और बड़े ब्लॉक के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है भाई? वो है μ/2। बात समझ में आई? तो पहले तो आप tan थीटा देखो, tan 37, ये कितना दे रखा है? 37, tan 37 कितना होता है? 3/4, 0.7, 4 सत्ते 28, 0.75, और म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.4। तो सबसे पहले बताओ कि इसके बीच में स्लीपिंग होगी या नहीं होगी? बोलो। tan थीटा, अरे tan थीटा कितना है? 0.75, म्यू कितना है? 0.7, तो म्यू इज लेस देन tan थीटा, इसलिए there will be sleeping between incline and capital M block capital M। बात समझ में आ रही है नहीं? ब्लॉक कैपिटल स्लीपिंग तो होगी, और वो कह रहा है वो ये जो स्मॉल m है ये इस पे स्लिप हो रहा है, ना हो रहा है। तो यदि मैं कैपिटल M का एफबीडी बनाऊं, तो आप मेरे को बता सकते हो कैपिटल M पे फोर्स कौन कौन से लगेंगे अलोंग द इंक्लाइन? एक तो लगेगा mg sin थीटा, एक इन दोनों के बीच फ्रिक्शन लगेगा, स्लिपिंग फ्रिक्शन Fk1, काइनेटिक फ्रिक्शन। दूसरा इन दोनों के बीच क्या लगेगा भाई? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब ये बताओ कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो लगेगा वो फर्स्ट डायरेक्शन में लगेगा या सेकंड डायरेक्शन में लगेगा? देख लो ध्यान से।
पक्की बात। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक या स्टैटिक? ध्यान से देखो, ये मान लिया कैपिटल एम ब्लॉक है और आप यहां बैठे हो और ये स्मॉल एम है और ये ऐसे भाग रहा है। आप इस पे बैठ करके इसे देख रहे हो तो इसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन कर रहा है। तो एम पे बताओ इन दोनों के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन तो लगेगा, तो इस वाली सरफेस पे बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा, फर्स्ट पे या सेकंड पे? फर्स्ट पे लगेगा। तो क्योंकि ये बोर्ड पे देखो इधर, इधर देखो, इधर ये इंक्लाइन है, आप इसमें बैठ गए, ये ऐसे जा रहा है यू करके जा रहा है, यू करके, है ना? तो ये जो है ये फ्रिक्शन किधर लगाएगा भाई? ये ऐसे भाग रहा है ना यू करके, तो इस वाले ब्लॉक पर, तो इसका यदि आप बनाओगे तो इस पे लगेगा फ्रिक्शन काइनेटिक इधर की ओर, तो इस पे ब्लॉक पे लगेगा फ्रिक्शन Fk2 ऐसे। बात समझ में आती है नहीं? पक्की बात? सही है। तो मैं इसे हटा देता हूं अब, तो कैपिटल एम, तो इसका एक्सेलरेशन कैपिटल एम का कितना मान लूं मैं, ये मान लूं? तो कैसे लगाएंगे, F नेट इज इक्वल टू ma m की साइन थीटा Fk2 Fk1 इनटू ma। सही है। तो सबसे पहले तो Fk1 बताओ मेरे को, Fk2 बेटा Fk2 की वैल्यू कितनी आएगी, इन दोनों के बीच में है μ/2, तो μ/2 mg। बात समझ में आती है बात? mg cos 37 और Fk1 जो होगा वो म्यू m प्लस कैपिटल mg cos 37। आप मेरे को ये बता दो कि Fk1 और Fk2 की वैल्यू में कोई डाउट तो नहीं है? Fk1 में g भी आएगा ना? हाँ जी भी आएगा ना, बिल्कुल आएगा, जी भी लगा देंगे। सही है। तो पहले मैं इनकी वैल्यू निकाल लेता हूं। Fk2 म्यू है 0.4/2 इंटू 0.4/2 और स्मॉल m की वैल्यू है 1। m की वैल्यू कितनी है 1 kg, कैपिटल M की वैल्यू कितनी है 4 kg, 4 kg, लेंथ है 4 मीटर। इस चीज को ध्यान रखेंगे। 1 into 10 cos 37 4/5 1.6 Fk1 म्यू m plus m g cos 37 निकालो। तो कितना आएगा म्यू 0.41 प्लस 4 इंटू 10 4/5 0.45 इंटू 40 16 न्यूटन। ये आ गया Fk पर। सही है। तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा बड़े ब्लॉक का, ये आएगा 4 इंटू साइन 37 प्लस 1.6 माइनस 16 इज 4 इंटू ए, तो 3/5 है ना, 3/5 प्लस 1.6 माइनस 16 इज 4a, 5 अट्ठे 40, 8 तिया 24 में से 16 गए, 9.6 is equal to 4a, a is equal to 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है बात? ये आ गया इसका एक्सेलरेशन। ये सही पूरी चीज समझ में आई। इससे सबसे पहले आप लोग कारण समझ सकते हैं
हाँ पूरे पार्ट्स का मैं ये बता सकता है कि मोशन होगा या नहीं होगा, स्लिपिंग का कैसे पता चलेगा? अरे एंगल ऑफ रिपोज भूल गए आप? नहीं सर, याद है उसको ये थीटा है और इनके बीच में म्यू है। तो स्लीपिंग कब होगी? कब होगी स्लीपिंग? जब tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू होगा। तो tan थीटा कितना आ रहा है इसमें? 0.7, म्यू कितना है? 0.7, तो tan थीटा इज ग्रेटर देन। अगर मोशन हो गया m और स्मॉल m में स्लिपिंग होगी, ये कैसे पता चलेगा? ये तो क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है। Find the time when the small block will fall off from the larger block. अच्छा ओके। नहीं लिखा? लिखा तो है। तो ध्यान से देखो, इसका एक्सेलरेशन कम आएगा, m का एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा। क्यों आएगा एक्सेलरेशन ज्यादा बताओ? क्योंकि इसमें फ्रिक्शन तो म्यू है, इसमें म्यू बाई 2 है। यहाँ पे देखो m g sin थीटा लगेगा, यहाँ म्यू बाई 2 m g cos थीटा लगेगा। सही है? और इसमें एक तो mg भी लगेगा, fk2 भी लगेगा, fk1 भी लगेगा। आई बात समझ में? तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा स्मॉल m का, ये बात। और वैसे भी लिखा हुआ है तो हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। कैपिटल M के रिस्पेक्ट में ये नीचे भाग रहा होगा ऐसे। कॉपी कर लो यहां तक, वो बताना। सही है? तो ये है, तो कैपिटल M का तो आ गया अब एक्सेलरेशन। तो अब कैपिटल M के रेस्पेक्ट में इसकी मोशन कंसीडर कर लो आप, M की, स्मॉल m की, है ना? तो मैं यहां लिख देता हूं, ए यहां पे लिखता हूं क्योंकि ये तो यूजलेस ही है अपने लिए सारा, है ना? अब लिखेंगे इंग्लिश में, लिख देंगे कंसीडर स्मॉल m फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M। तो जब आप इसके रिस्पेक्ट में इस स्मॉल m को कंसीडर करोगे, तो मैं थोड़ा बड़ा बना दूं, चलो, है ना?
तो ये तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसका एक्सेलरेशन a है, तो इस पे एक तो फोर्स लगेगा mg sin थीटा लगेगा। बात समझ में आई? थोड़ा सा और ऊपर बना देते हैं ऐसे और हम इस पे बैठ जाते हैं। और दूसरा क्या लगेगा भाई? एक सूडो फोर्स लगेगा ma, और एक क्या लगेगा पीछे की ओर? Fk1 लगेगा, Fk1 लगेगा। बात समझ में आ रही है? नहीं Fk1 नहीं, Fk2 लगेगा, Fk2 है। तो इसका एक्सेलरेशन कितना मान लिए? a डैश। लेट एक्सेलरेशन ऑफ m, स्मॉल m इज a डैश विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। बात समझ में आ रही है? नहीं तो क्या लगाएंगे भाई? F net इज इक्वल टू ma लगा देंगे और F net आएगा mg sin थीटा माइनस Fk1 Fk2 माइनस ma इज इक्वल टू m डैश। कोई दिक्कत नहीं सर। है ना? तो Fk1 Fk2 Fk2, चलो मैं वैल्यू भी रख देता हूं क्योंकि m की वैल्यू कितनी है? 1, g की वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 37, Fk2 मैंने निकाला था कितना? 1.6 into a 2.4 is equal to 1 into a dash, तो 10 और 3/5 तो कितना जाएगा ये? 6 minus 1 point minus into a dash, 6 minus ये कितना आ गया भाई? 3 और 1 4, तो a dash आ गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो तो ये पूछ रहा है कि जब ये मोशन यहां से स्टार्ट होगी और यूं 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 चल के गिर जाएगा तो टाइम कैसे निकालेंगे बताओ? s बराबर ut प्लस हाफ a स्क्वायर लगा देंगे, है ना? फॉर स्मॉल m अप्लाई s बराबर ut प्लस हाफ a स्क्वायर। तो u तो 0 है, प्लैंक की लेंथ कितनी है भाई? 4 मीटर। 0 प्लस इसका एक्सेलरेशन कितना है? a डैश इनटू t स्क्वायर। तो 8 इज इक्वल टू a डैश कितना है? 2 इनटू t स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद ये ब्लॉक इस पे से फॉल ऑफ हो जाएगा। बात क्लियर है? तो कैसा सवाल है भाई बताना जरा साइना। अच्छा तो बोलोगे ही तुम, अच्छा तो है ही सही है। हाँ एक्चुअली फ्रिक्शन के क्वेश्चंस तो कंफ्यूज करने वाले ही होते हैं, है ना भाई? यही है, तो इसे काफी प्रैक्टिस के बाद आप समझ सकते हो, है ना? देखो उसमें लिखा था अंग्रेजी में कि इट इज फॉल ऑफ, तो अब हमारे पास तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जब उसने कह दिया कि इसमें से गिर रहा है तो गिर ही रहा होगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा, है ना? ये है। और ये चलेगा नहीं चलेगा इसकी कंडीशन हमने ऐसे निकाल ली थी, समझे? अगर जो मान लेते ये हो जाता, मान लिया ये मान लिया 10 डिग्री हो जाता ऐसे, समझे? बहुत छोटा, तो पता क्या होता? ये इसके बीच में स्लिपिंग होती ही नहीं, फिर क्या होता? बस ये तो इस पे फिक्स हो जाता फिर यूं करके, है ना? और ये यूं गिर जाता यूं करके, और इसका एक्सेलरेशन पता है कितना आता? g sin थीटा माइनस म्यू बाय 2 g cos थीटा, बस, है ना? और फिर s बराबर ut प्लस हाफ a स्क्वायर से निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा आएगा नहीं, है ना? तो ये है, तो सब चीजें ध्यान में रखनी है अपने को,
एंगल ऑफ रिपोज का कॉन्सेप्ट भी अपने को ध्यान में रख करके सोचना। ठीक है भाई, ये बात। हाँ, अब ये करो, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, आराम से पढ़ो। खुदरे तल पर x बराबर g होगा। हाँ, क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ देता हूं। एक चेन ऐसे है, ये है इंक्लाइन, ये है मतलब, और यहां पर तो रफ, ये जो सरफेस है ये रफ है और यहाँ पे स्मूथ है, और ये x बराबर 0 मान लेते हैं। ये स्मूथ है ना, और ये रफ है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे एक चेन रखी हुई है ऐसे, यूं, यहाँ पे ऐसे। चेन की लंबाई कितनी है? L, सही है? बात ये है, और इसमें एक फोर्स लगा दिया आपने F। बात समझ में आई? तो जो फोर्स है वो है 21 न्यूटन, क्वेश्चन में दे रखा है, और लेंथ जो दे रखी है वो है 1 मीटर, और जो इसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू की वैल्यू है 0.5, है ना, और जो लीनियर मास डेंसिटी है वो है 2 kg पर मीटर। इसका मतलब होता है लीनियर मास डेंसिटी को जनरली लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसने यहां रो से रिप्रेजेंट कर दिया, कोई बात नहीं। इसका मतलब है 1 मीटर का मास है 2 kg। क्लियर है बस? ये है। तो हमें ये बताना है कि, है भाई? हाँ भाई, तो ये बताना है कि जब x L हो जाए, मान लिया ये चेन ऐसे, आगे तो ऐसे थी, ऐसे ऐसे करके ये x इसमें से बाहर आ गई, समझे? तो हमें ऐसा निकालना है कि ये सारी की सारी जब चेन यहां पर आ गई होगी इस स्थिति में, तो फोर्स तो 21 न्यूटन ही लग रहा है, 21 न्यूटन, 21 न्यूटन, 21। तो इस स्थिति में चेन की वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्लियर है नहीं? ये बात समझे? तो अब बोर्ड पे देखो, तो यदि मैं इस चेन को कंसीडर करूं इस स्थिति में, इस स्थिति में कंसीडर करूं, तो ये वाला जो पोर्शन होगा इसका मास जो होगा वो m डैश होगा, मान लिया। कितना होगा? m डैश। तो यहाँ पे तो फ्रिक्शन लगेगा हमारा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो कितना लगेगा वो? म्यू इनटू m डैश g। लेंथ कितनी होगी इसकी? l माइनस x। तो पहले तो 1 मीटर का मास 2 kg, तो l माइनस x का मास कितना होगा? 2 इंटू एल माइनस एक्स। तो m डैश तो आ गया 2 इंटू एल माइनस एक्स आ गया, सही है? तो अब बोर्ड पे देखो, यदि मैं इसका एक्सेलरेशन इस स्टैंड पे a मान लूं, है ना, तो बेटा F net इक्वल टू ma लगा दो। तो F net जो लगेगा F माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन, और टोटल मास तो कितना मान लो? m ही मान लो, है ना। तो टोटल मास चेन का बता सकते हो कितना आएगा? लेंथ कितनी है? 1 मीटर, और 1 मीटर का मास है 2 kg, तो आएगा 2 kg।
यस। बात क्लियर है क्या? अच्छा, तो जब ये 2 kg आ गया, दोबारा से बोलना। स्मूथ वाला सरफेस फोर्स तो नहीं लगाएगा ना बेटा? नहीं, अरे ये तो रस्सी एक ही है, हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होगा। बट सर वो रफ वाले में फ्रिक्शन लगेगी। फ्रिक्शन तो लगेगी सही, लेकिन मान लिया ये चेन नहीं होती और ये लकड़ी का ब्लॉक होता, तो क्या अलग अलग एक्सेलरेशन होता इतने पार्ट का इतने पार्ट का? नहीं, एक ही रस्सी, एक एक्सेलरेशन। सही है। तो जो फोर्स होगा 21 और काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू की म्यू इनटू m डैश कितना है? 2l माइनस x, है ना, इनटू g इज इक्वल टू 2 इनटू a। यहां तक कॉपी करो पहले आप, कॉपी करो और कोई दिक्कत हो तो बताओ। सही है। तो वैल्यू रख लूंगा मैं इसमें, यह जाएगा 21 माइनस म्यू की वैल्यू है 0.5 इंटू 2, एल की वैल्यू कितनी है भाई? एल की वैल्यू 1 माइनस x इंटू 10 इज इक्वल टू 2 इंटू a। बात समझ में आई? तो 21 और यह जाएगा 10 प्लस 10x इज इक्वल टू 2a, क्या जाएगा 11 प्लस 10x इज इक्वल टू 2a। बोलो। तो अब हम क्या करें? एक्सेलरेशन आ जाएगा 1/2 11 प्लस 10 इंटू x। तो एक्सेलरेशन जो है एज ए फंक्शन ऑफ x है। तो x कहां से स्टार्ट होता है? 0 से, और x कितना हो गया यहां पर? l। सही है। तो हमें स्पीड निकालनी है। x बराबर 0 पर स्पीड कितनी थी? 0, और x बराबर 0 पर हमें स्पीड x इक्वल टू l पर स्पीड निकालनी है। तो a को हम लिख लेंगे v dv अपॉन dx। क्यों? क्योंकि हमें जब एक्सेलरेशन जब एज ए फंक्शन ऑफ x पता हो तो a को हम v dv अपॉन dx लिखते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ।
वो तो स्टार्ट हो रहा है ना मोशन, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा ओके, तो मतलब इनिशियली ऐसा था, बाद में ऐसा हुआ। हाँ ऐसे हम खींच के ला रहे हैं ना यूं, तो यहाँ पे कुछ आ गई होगी वेलोसिटी यहाँ पे, तो v dv is equal to 1/2 11 plus 10x into dx, इंटीग्रेट कर देंगे, x बराबर 0 पे 0, x बराबर 1, x बराबर l का मतलब है 1 मीटर और वेलोसिटी है v, तो v स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू b 1/2 11x प्लस 10x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू 1, v स्क्वायर बाय 2 1/2 है ना, ये आ जाएगा 11 प्लस 5 माइनस 0, 16/2 8, v स्क्वायर बराबर 16, v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। अरे चलो आज के लिए इतना ही काफी है, आज काफी बड़े बड़े सवाल हो गए, अब आप अपने डाउट पूछ सकते हो, ठीक है भाई।